अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज मैं भूमि परीक्षण संबंधी विचार पर चर्चा करूंगा। जिस भूमि पर हरे भरे वृक्ष, पौधे, घास आदि हों और खेती की उपज भी अच्छी होती हो, वह भूमि जीवित मानी जाती है। ऊसर, चूहे की बिल, बावी आदि से युक्त उभड़ खाबड़ कांटेदार पौधे और वृक्षों वाली भूमि मृत मानी जाती है। मृत भूमि सर्वथा त्याज्य होती है, उस पर गृह निर्माण नहीं हो सकता है। ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली है। चूहे की बिलों वाली भूमि भी धन का नाश करने वाली मानी जाती है। बॉबी, जिसे दीमक कहते हैं, बॉबी वाली भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। फटी हुई भूमि मरण देने वाली होती है। शल्यों या हड्डियों से युक्त भूमि क्लेश देने वाली होती है। ऊंची नीची भूमि शत्रु बढ़ाने वाली होती है। गड्ढों वाली भूमि विनाश करने वाली है। टीलों वाली भूमि कुल में विपत्ति लाने वाली है। टेढ़ी भूमि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। दुर्गंध युक्त भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। भूखंड के मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदे। फिर खोदी हुई सारी भूमि या सारी मिट्टी पुनः गड्ढे में भर दें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो वह श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। उस भूमि में निवास करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकलती है तो मध्यम भूमि मानी जाती है। यदि मिट्टी गड्ढे से कम निकलती है तो वह अधम भूमि मानी जाती है। उस भूमि में निवास करने से सुख, सौभाग्य एवं धन संपत्ति की हानि होती है। इस प्रकार से गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें। यानी 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें। पानी भरकर उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलें और लौटने पर यदि गड्ढे में पानी उतना ही रह जाए तो श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। यदि पानी कुछ कम या आधा रहे तो मध्यम भूमि मानी जाती है। यदि पानी बहुत कम रह जाए तो अधम भूमि मानी जाती है। यह दूसरी विधि है भूमि परीक्षण की। फिर इसी प्रकार से गड्ढा खोदकर उसमें सायंकाल पानी भर दें। प्रातः काल जाकर देखें। यदि गड्ढे में जल दिखे तो उस स्थान में निवास करने से वृद्धि होती है। यदि गड्ढे में कीचड़ दिखे तो उस स्थान में निवास करने से मध्यम फल मिलता है। यदि गड्ढे में दरार दिखे तो उस स्थान में निवास करने से हानि होती है। अब 5वां तरीका हम बताते हैं कि भूखंड में हल जुतवाकर सर्व बीज जैसे ब्रीह, साठी, मूंग, गेहूं, सरसों, तिल बो दें। यदि वे बीज 3 रात में अंकुरित हो जाते हैं तो उत्तम भूमि मानी जाती है। यदि 5 रात्रि में अंकुरित होते हैं तो मध्यम मानी जाती है। और यदि 7 रात्रि में अंकुरित होते हैं
तो अधम भूमि मानी जाती है। छठवां प्रकार पर अगर हम चर्चा करें तो 1 हाथ गड्ढा खोदकर उसे सब ओर से अच्छी तरह से लीप पोत कर स्वच्छ कर दें। फिर एक कच्चे पुर्वे में घी भरकर उसमें चारों दिशाओं की ओर मुख करके 4 बत्तियां जला दें और उसी गड्ढे में रख दें। यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक समय तक जलती रहे तो उसे ब्राह्मण के लिए शुभ मानना चाहिए। उसी प्रकार क्रमशः उत्तर, पश्चिम और दक्षिण बत्तियों को क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शुभ समझना चाहिए। यदि वह वास्तु दीपक चारों दिशाओं में जलता रहे तो वहां भूमि सभी वर्णों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसा वास्तु मर्मज्ञों का विचार है। अब 7वें प्रकार की चर्चा हम करते हैं। जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर अथवा हल जोतने पर भस्म, अंगार, हड्डियां, भूसी, केश, कोयला आदि निकले, वह भूमि अशुभ होने से त्याज्य मानी जाती है। यदि भूमि से लकड़ी निकले तो अग्नि का भय, हड्डियां निकले तो कुल का नाश, सर्प निकले तो चोरों का भय, कोयला निकले तो रोग या मृत्यु, भूसी निकले तो धन का नाश होता है। यदि भूमि से पत्थर, ईंट, कंकड़, शंख निकले तो उस भूमि को शुभ समझना चाहिए। भविष्य पुराण में आया है कि जल के ऊपर तथा मंदिर के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण के लिए श्वेतवर्णा भूमि उत्तम मानी गई है, क्षत्रिय के लिए रक्तवर्णा भूमि उत्तम मानी गई है, वैश्य के लिए पीतवर्णा भूमि उत्तम मानी गई है और शूद्र के लिए कृष्णवर्णा भूमि शुभ मानी गई है। ब्राह्मण के लिए घृत के समान गंध वाली, क्षत्रिय के लिए रक्त के समान गंध वाली, वैश्य के लिए अन्न के समान गंध वाली और शूद्र के लिए मध्य के समान गंध वाली भूमि शुभ मानी जाती है। ब्राह्मण के लिए मीठी स्वाद वाली, क्षत्रिय के लिए कशैले स्वाद वाली, वैश्य के लिए खट्टे स्वाद वाली और शूद्र के लिए कड़वे स्वाद वाली भूमि या मिट्टी शुभ होती है। मीठे स्वाद वाली भूमि सब वर्णों के लिए शुभ होती है। मित्रों, अब कल हम आप लोगों को भूमि को शुद्ध करना, भूमि को कैसे शुद्ध किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे।